सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो है वो कब आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आया। मतलब मतलब बोला जाता है कि ये अलग नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, ये कोई कैपेसिटर चैप्टर जो कैपेसिटेंस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। उसमें जैसे कुछ चीज़ें पढ़ें और उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। अरे समझ में, उसी का ही यूज है इसमें बच्चों। अगर आपने वो पढ़ा है तभी पढ़िएगा, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो ये मत पढ़िएगा बच्चों, है ना, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। समझने के लिए वो आना चाहिए, क्योंकि उसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे और उसके बारे में बार बार बताना हमारे लिए टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसीलिए आप उसको पढ़ के ही आए, ठीक है ना, कहीं से पढ़ के आए लेकिन पढ़ के आए, तभी तो ये समझ में आ गया यार, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है समझने का। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं, क्योंकि हम आज शुरू कर रहे हैं। बताना चाहूँगा कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, आसान होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ आप वो पढ़ के आइए, तभी आएगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिना उसके पढ़े ये कैसे समझ में आ सकता है, नहीं आएगा ना, इसीलिए वो जानना जरूरी है। और बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, आप तो सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, है ना। क्या सर्च करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स जोन का, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है। भाई क्या ये दोनों सेम होता है? सेम तो नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटेंस, ये सब देखिए बच्चों, ये सब देखिए, ये क्या है? यही कैपेसिटर है भाई, यही कैपेसिटर है बच्चों, यही कैपेसिटर है। ठीक है, ओके, ये कैपेसिटर है, तो फिर कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस बस इसी का प्रॉपर्टी है भाई, जो प्रोसेसेस इसके अंदर हो रहे हैं ना वही इसका कैपेसिटेंस है। अरे समझ में, जो भी चीज़ इसके अंदर हो रहा है वही तो इसका कैपेसिटेंस है। मतलब कि कैपेसिटर और कुछ नहीं बच्चों, ये एक डिवाइस होता है, ये एक डिवाइस होता है और ये इसका एक प्रॉपर्टी है। आ रहा कुछ समझ में? समझ में आना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। ओके, तो कैपेसिटर जो है उसका काम क्या है बच्चों? एक्चुअली में इसका काम है क्या? काम है क्या? आपने देखा होगा फ्रिक्वेंटली, कहीं पे भी देखा होगा यार, पंखे जो चलता है, पंखे में तो यही कैपेसिटर, इसी को तो बोल जाते हैं कंडेंसर लगा हुआ है। देखते हैं कि पंखा स्लो चलने लगा, कंडेंसर बदल दो भाई। पंखा खराब हो गया, कंडेंसर बदल दो। पंखा नहीं चल रहा है अच्छे से, शुरुआती घर 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 कर रहा है, तो उसमें भी कंडेंसर बदल दो। तो कंडेंसर बार बार हम बदलते हैं तो उससे हमारा पंखा लगभग लगभग ठीक हो जाता है, अगर कोई हैवी इशू नहीं आया हो तो भाई कंडेंसर बदलने से इतना कुछ होता है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों। तो है क्या ये? है क्या ये? काम क्या करता है ये? देखिए काम क्या करता है। तो कैपेसिटर का पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए, है ना बच्चों, डिफिनेशन देख लीजिएगा तो सही रहेगा। तो कैपेसिटर का डिफिनेशन है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट आल्सो नेम्ड एज कंडेंसर। बिल्कुल सही बात है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा होगा। और कैसे कर रहा है? मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, है ना बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आ रहा है कुछ समझ में बच्चों? समझ में आना चाहिए आपको। कैसे कि ये जो स्टोर करता है ना, ये डिवाइस है एक तरह का, ये डिवाइस है और ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस से। जो चार्जेस इसमें आ रहे हैं वहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाता है। भाई लाइट जो आ रही है ना, लाइनें जो आती है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट आ रही है, तो उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजर्व, जो कंजर्व नहीं, स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, स्टोर हो जाता है। मतलब समझिए खाली टैंक है, उसमें पानी धीरे धीरे भर रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। और ये हम बोल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन होता बहुत फास्ट है यार, है ना, होता बहुत फास्ट है। स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलने लगता है, तो उतना ही मिली माइक्रो सेकेंड में वो बच्चों चार्ज हो रहा है और फटाक से इसको एनर्जी दे रहा है। फटाक से उसको कंडेंसर में भरा हुआ जितना भी आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो फटाक से इसको एक ही बार में फैन को दे दे रहा है। तो फैन शुरू में ऐसे ऐसे चलने लगता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं, तो बहुत जल्दी होता है ना वो होता बहुत जल्दी है, बट हम बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, धीरे धीरे आता है चार्ज, फिर वहाँ पे होता है, भर जाता है, फिर एक ही बार में दे देता है। तो बात यह है कि स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बाद देख लीजिए, स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई कर देता है ना, सप्लाई करता है तभी तो फैन चल रहा है। एंड सप्लाई इट एट वंस,
एक ही बार में दे देता है भाई, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। सप्लाई इट एट वंस, मतलब कि जो भी एनर्जी इसमें स्टोर हुआ है वो एक ही बार में दे देता है। ये पंखा ऊपर दिख रहा है, स्विच ऑन करेंगे चलने लगेगा, तो इसमें पहले कंडेंसर में गया सारा भरा और भर के एक ही बार में दे दिया। अगर कोई चीज़ रुका है उसको चलाने में बहुत भार पड़ता है यार आपने देखा होगा ना बच्चों, कोई चीज़ रुका हुआ है, जैसे कोई चीज़ यहाँ पे रुका हुआ है, मान लेते हैं कि ये कुछ सॉलिड बॉडी है, ठीक है, पता नहीं फट गया है ऐसा करके ये सॉलिड है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है ना। और इसको अगर ऐसा रुका हुआ है कहीं पे ज़मीन पे, इसको चलाने में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा अच्छा वाला फोर्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये चलता ही रहता है। तो जैसे फ्रिक्शन में होता था, आपने देखा होगा, चीज़ें रुकी हुई है तो रुकना ही चाहता है वो। उसी तरीके से पंखा रुका है तो धीरे धीरे अगर देते रहें इसको चार्ज तो नहीं हो पाएगा। आप क्या कीजिए ना, पंखा को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, तो डायरेक्टली नहीं होगा, मतलब उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कंडेंसर यूज करने से ये रुका हुआ चीज़ डायरेक्टली चलने लगता है। तो बात वही है यहाँ पे बच्चों कि कंडेंसर काम करता है, कैपेसिटर काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक ही बार में दे देता है। सो बोलेंगे बैटरी भी तो वही कर रहा था, बैटरी भी तो वही कर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे कर रहा था। चलिए बताते हैं आपको। तो कैपेसिटर कैसे बनाया जा सकता है, ये जो है इसको बनाना है तो कैसे बना पाएंगे, मतलब कैसा देखेंगे चीज़ तो लगेगा कि ये कैपेसिटर है। आखिर हमको पहचान तो आना चाहिए ना भाई कि हम देख रहे हैं तो ये कैपेसिटर है कि क्या है। तो उसको जानने के लिए कैपेसिटर होता है पेयर ऑफ टू कंडक्टर। अगर दो कंडक्टर का पेयर रखा हो, किसी भी शेप का हो सकते हैं, विच आर क्लोज टू ईच अदर, और वो दोनों कंडक्टर आपस में क्लोज हैं, मतलब पास हैं, क्लोज टू ईच अदर, एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये कंडक्टर बन जाएगा। मान लेते हैं कि दो कंडक्टर हमें लेना है, तो एक कंडक्टर हम ऐसे करके ये ले लेते हैं। कंडक्टर मतलब भाई कुछ भी हो सकता है ना, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर हमने ले लिया। तो ये कंडक्टर है और एक ये भी कंडक्टर है, इसको अच्छे से बना लेते हैं बच्चों। ये दो कंडक्टर हमारे को दे दिया, कह रहा है कि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब कि इस पे प्लस का क्यू है तो इस पे माइनस का क्यू होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है, ये दोनों कंडक्टर है, किसी भी शेप के हो सकते हैं, क्लोज टू ईच अदर, पास रखे गए हैं, एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। ऐसा शेप बन गया तो कंडक्टर बन गया, या फिर ऐसे बना दिया हमने, है ना बच्चों, इस टाइप का बना दिया। तो यहाँ पे आपको दे दिया कि यहाँ पे प्लस का क्यू है, यहाँ पे माइनस का क्यू है, और देखा जाए तो ये दोनों कंडक्टर है। साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कंडक्टर है ना, तभी हो पाएगा, ठीक है, तभी हो पाएगा, कंडीशन है, ये करेंगे तब कैपेसिटर बनेगा। कैपेसिटर बन गया भाई। फिर से अगर चाहें तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर ऐसा इस टाइप का भी शेप हो हमारे पास, इस टाइप का शेप हो तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस का क्यू, यहाँ पे माइनस का क्यू, छोटे वाले पे माइनस का ऊपर प्लस का, मतलब इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है, यहाँ पे माइनस का क्यू हो, यहाँ पे प्लस का क्यू हो। चार्जेज बिल्कुल सेम होना चाहिए पास पास वाले सरफेस पे, इस पे और इस पे, ठीक है। तो ये भी एक कैपेसिटर बन जाएगा, ये भी कैपेसिटर बन सकता है ना बच्चों, कैपेसिटर ये भी बन सकता है। बनने के लिए तो हम कुछ कैसा भी बना दें, ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, ये भी कैपेसिटर है, यहाँ पे माइनस का क्यू, यहाँ पे प्लस का क्यू, तो ये भी कैपेसिटर है भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा, सारा तो कैपेसिटर ही है, तो हम कैसे भी बना सकते हैं, मतलब कि कैसा भी हो सकता है। तो हमें कौन सा चाहिए भाई, होता तो बहुत कुछ है, मिठाइयाँ तो बहुत कुछ है, मान लेते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन हम कोई एक ही टाइप का यूज करेंगे ना। किसको यूज करेंगे, मान लेते हैं बाइक ले लेते हैं, जो आप चलाते होंगे, तो बाइक एक ऐसा बाइक है, एक ऐसा बाइक है, मतलब कि क्या, पल्सर है, ये अपाची है, मतलब कुछ ऐसा बाइक है, या स्प्लेंडर है, कुछ इस टाइप का। तो आम आदमी क्या सोचेगा, हम क्या सोचेंगे कि एक ऐसा बाइक लूँ जो तेल कम पिए, मतलब तेल डालें तो ज़्यादा दूर तक चले, माइलेज अच्छा हो उसका, है ना, और जल्दी ख़राब ना हो, और सस्ते में भी मिल जाए। हम यही सब तो चाहेंगे, हमारा चाहत क्या होगी, यही तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यही होगी। तो उसी तरीक़ा से यहाँ कैपेसिटर में भी वैसा ही है सभी तरह का, लेकिन हम इसका प्रॉपर्टी देखेंगे ना कि कौन सबसे सस्ता में मिल रहा है, कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन ज़्यादा दिन तक चलेगा, कौन जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो वैसे देखने से हम फिर लास्ट में आते हैं कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी हमारे रिक्वायरमेंट से मैच कर जाता है।
अरे समझ में है तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी, लेकिन हमें ज़रूरत लास्ट में इसी की पड़ती है। और ये काफ़ी अच्छा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी समझ लीजिए कि यही बेस्ट होता है और इसी को आपके सिलेबस में बताया गया अच्छे से। ये सब थोड़ा थोड़ा जानकारी होता है इसका। आ गया समझ में? तो कैपेसिटर यही है भाई। तो मैं ये बोल रहा था बीच में, मैं यहाँ पे एक बात बोला था कि कैपेसिटर क्या कर रहा है भाई, चार्जेस को ले रहा है फिर एक के बार में फेंक रहा है, ये तो कर रहा है। बैटरी क्या कर रहा है, बैटरिया क्या करता है, बैटरिया जो सेल होता है, नीपो बैटरी देखे हैं जो टॉर्च में लगाते हैं, टॉर्च में लगा के ऐसे करके जला देते हैं, वो बैटरी है क्या? चलिए बताते हैं आपको, वो बैटरी है क्या। बैटरिया जो है इस टाइप का होता है ना बच्चों। इस टाइप का ही होता है, कुछ हम बना नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन इस टाइप का ही होता है। तो ये बैटरी है, ठीक है, प्लस का इधर माइनस का है। बैटरिया कर क्या रहा है, बैटरी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है, केमिकल एनर्जी होता है इसमें। और ये क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इसमें होता है प्रेजेंट, इसमें अब बहुत सारे हमारे घरों में साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि आप होंगे बच्चों बचपन में। तो क्या करते हैं आप लोग कि बैटरी जो होता है ख़राब हो जाता है तो उसको पूरा खोल खोल के, तो अंदर से कोयला वोयला कुछ निकलता है, कुछ मसाला निकलता है, तो वो मसाला क्या है, वो केमिकल टाइप का है, वो कुछ उसमें केमिकल डाला गया है। और यही केमिकल एनर्जी अंदर कुछ बनाता है और फिर ये टॉर्च को जला देता है, टॉर्च में डालते हैं तो जलने लगता है। तो काम यहाँ पे बैटरी में ये हो रहा है। हमें देखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि जब हम टॉर्च में लगा देते हैं और उसको ऑन करते हैं तो टॉर्च जल जाती है और वो जलते रहती है, और कुछ दिनों के बाद ये खराब हो जाती है। मान लेते हैं बैटरी डाल दी हमारा 10 दिनों तक वो टॉर्च चला, 10 दिनों के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मतलब बोलते हैं कि बैटरी खत्म हो गया है। बैटरी सप्लाई एनर्जी को कैसे कर रहा है, धीरे धीरे धीरे, तभी तो 10 दिनों तक चला। अब इसी जगह पे मान लेते हैं उसी टॉर्च में कैपेसिटर लगा दें, कैपेसिटर लगा दें तब क्या होगा भाई, कैपेसिटर लगा दीजिएगा ना तो एनर्जी आपको एक ही बार में फेंक देगा, जितना स्टोर किया होगा एक ही बार में फेंक देगा, है ना। जो कैपेसिटर होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज से जो एनर्जी बना होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बना होगा उसको एक ही बार में सप्लाई कर देगा, एक ही बार में बच्चों इसको दे देगा। जैसे कि जो कैमरा खींचते हैं ना, कैमरा से जो लाइट से, जो नहीं स्टूडियो में पहले हम बचपन में जाते थे तो वहाँ पे कैमरा से खींचते थे तो एक बड़ा सा लाइट चमकता था फिर बुझ जाता था, वो जल्दी से आता था जल्दी से बुझ जाता था। वहाँ पे ये कैपेसिटर का कमाल है, वो कैपेसिटर ऐसे कर पा रहा है भाई। वो छोटा सा बैटरी जो हम कैमरा में डालते हैं उससे इतना लाइट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। कैसे आएगा इतना सा लाइट, नहीं आ सकता है ना। आखिरकार यही बैटरी तो उस कैमरे में भी लगा रहे हैं, तो कैमरे में तो यही जो टॉर्च जलता है, टॉर्च में तो कम ही लाइट आता है, कम ही लाइट आता है और कम ही लाइट जलते रहता है वैसे ही। लेकिन कैमरा में क्या हो रहा है कि एक ही बार भग से बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, हमारा आँख भी बंद हो जाता है। तो वहाँ पे ये होता है ना कि वहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है और वो छोटा सा बैटरी से जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कैपेसिटर एक ही बार में फेंक दे रहा है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ये बाल्टी है, इसमें धीरे 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 पानी भरता जा रहा है और ये कैपेसिटर का काम है कि ये जितना भी पानी भरा है ना इसको एक ही बार में फेंक देगा। और ये यहाँ पे जो बाल्टी में पानी भरा है, ये जो पानी भरा है ये धीरे धीरे देगा, मतलब कि ऐसे कर देगा और ये एक एक बूंद धीरे 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 पानी नीचे गिर रहा है और ये भाई एक ही बार में फेंक दिया बाल्टिया, ए भाई। तो ये कैपेसिटर का काम है, ये समझ जाइए बच्चों, है ना, ये समझ जाइए ऐसे होता है। इसका कोई ऐसा अब एग्जाम में थोड़ी आएगा, ये सब एग्जाम में ये सब नहीं आता है, ये सब आगे से बताऊंगा अगले लेक्चर में, वो सब आएगा, ये देखना है आपको, ठीक है, समझना है, समझ में आना चाहिए। तो हम बता दिए आपको कैपेसिटर का कंडीशन क्या है, कैसे कैपेसिटर बनता है, कैसे ये सब होता है। तो कैपेसिटेंस फिर आगे जो आता है एक चीज़ वो होता है इसका प्रॉपर्टी, मतलब कि इसके अंदर जो काम हो रहा है ना, कैसे काम कर रहा है वही ये कैपेसिटेंस बताएगा। मतलब कि क्या, ये जो कैपेसिटेंस है ये यही बताएगा कि अंदर
जो चार्जेज है ना, जो चार्जेज हैं उनके वजह से कितना इसमें वोल्टेज आ रही है, कितना ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, यही बताता है। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस कम्स टू कंडक्टर, कंडक्टर भी बोलते हैं बच्चों, ये कैपेसिटर को कंडक्टर भी बोल दिया जाता है। देन एट सेम रेट, एट सेम रेट बोला जा सकता है, नहीं एट सेम रेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस कम्स टू कंडक्टर देन एज पोटेंशियल एल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे इसमें चार्ज डालते जाते हैं ना, जो चार्ज आ रही है ना, अरे भाई जो लाइट आ रही है तो उससे चार्ज इसमें तो आ ही रही है ना, चार्जेस इसमें भरते जा रही है, प्लस वाली सब चार्जेस इसमें मान लेते हैं दिया जा रहा है तो भरता जा रहा है इसमें चार्ज, ठीक है। तो चार्ज भर रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, समझिए पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। तो बोला जाता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली है, उनके हिसाब से क्या होता था, वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उनके हिसाब से जो चार्ज यहाँ पे आता रहता था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो जाता था। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे चार्जेस आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं पे मैं पोटेंशियल को वोल्टेज बोल दे रहा हूँ, सॉरी बच्चों, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है चार्ज बढ़ने से। तो बोला जाता है, फिर लास्ट में बोल दिया जाता है कि चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लाते हैं, भी ला देते हैं। तो यहीं पे ये जो कांस्टेंट सी होता है, क्या है, सी कांस्टेंट है। तो इसी कांस्टेंट को कैपेसिटेंस बोल देते हैं। बोलेंगे फील नहीं आया मास्टर, ये क्या ऐसे ही बस बता दिए ऐसे हो गया। अरे ऐसा नहीं है बच्चों, अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये समझिए चीज़ों को, बस जब इलेक्ट्रिक चार्जेस आते हैं कंडक्टर पे तो वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। भाई किसी पे चार्ज आ रही है आ रही है आ रही है तो पोटेंशियल भी तो बढ़ाएगी। देखिए आपको मैं बताता हूँ अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। ओके, ये एक छूट गया था, बताते हैं इसको बारे में भी आपको। पहले देख लीजिए कैपेसिटेंस, वही चीज़ डिफिनेशन बोल दिया है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो प्लेट्स डायरेक्टली बोल दिया तो हम प्लेट ही ले लेते हैं। देखिए हम प्लेट ही ले लेते हैं, प्लस चार्ज इस पे माइनस चार्ज इस पे। तो भाई ये छोटे चार्जेज ऐसे दिए गए हैं, इस पूरे प्लेट पे प्लस का चार्ज है, इस पूरे प्लेट पे माइनस का चार्ज है। तो जो कैपेसिटेंस डिफाइन किया गया है यहाँ पे C इक्वल टू C अपॉन V, और वो भी मैग्नीट्यूड लेना है इनका, हमें नेगेटिव साइन छोड़ देना है अगर होगा तो बोला जा रहा है कि चार्ज क्यू पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा क्योंकि इस पर कुछ चार्ज है, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इस पर कुछ चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल जो होगा मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल V2। तो यहाँ पे डेल्टा भी लिखा गया है ना, ये डेल्टा भी लिखा गया है, आ रहा कुछ समझ में, डेल्टा भी लिखा गया है V1 माइनस V2। और बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब कि V2 माइनस V1 भी लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। अरे एक माइनस साइन आ जाएगा तो हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है। तो एक्चुअली में जो कैपेसिटेंस होता है वो ये होता है, ठीक है। तो बस यही डिफिनेशन है, यही इसको बताया गया है कि यही कैपेसिटेंस होता है। अब बोलेंगे कैपेसिटेंस ठीक है ऐसे होता है, तो कैपेसिटेंस ये होता है ठीक है, लेकिन ये जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ रहा है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनलिटी तो इसी टाइप का है। तो मैं बोलूँगा बच्चों ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं होगा। अरे भाई आप बोलेंगे ना बच्चों कि यहाँ पे C है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोटेंशियल है। तो ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे तो इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका कैपेसिटेंस घटता जाएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम गलत बता रहे हैं आपको। गलत क्यों है? गलत इसलिए है ना, गलत इसलिए है क्योंकि आप भूल गए, हम पीछे बताएं आपको, यहाँ पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज था,
सॉरी पोटेंशियल था। तो इसको हटा के प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट लाए थे। चेंजेस तो ये दोनों में हो रहा है, ये तो कांस्टेंट बीच में आ गया कांस्टेंट बीच में आ गया ना। चेंजेस तो ये दोनों हो रही है, ये बढ़ाने से ये बढ़ रहा है। ये तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम बस ला दिए हैं सी, और वही प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो कांस्टेंट लाए हैं वही कंडक्टेंस हो गया है। मतलब कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा बच्चों। इस पे डिपेंड क्यों करेगा भाई? आप इसको प्रोपोर्शनलिटी में ला रहे हैं, हम ये थोड़ी बताए हम तो बताएं कि ये प्रोपोर्शनलिटी में है। हम सी को आप ला दे रहे हैं तो वो गलत बात है ना, सी नहीं आएगा। फिर से बोलेंगे यार थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे क्यों हो जा रहा है? तो फील आएगा, आएगा आएगा फील। देखिए ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक तरीका से और भी। जैसे नहीं देखे थे V इक्वल टू आई आर होता है, मतलब कि याद कीजिए बच्चों, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के R लिख देते हैं, फिर I लिख देते हैं। अरे यार 9th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं, 9th क्लास में कैसे होता था? 9th क्लास में कैसे होता था? ऐसे ही तो होता था। जब हम पढ़ते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप कुछ, तो वहाँ पे V इक्वल टू आई आर है ना आता था, रेजिस्टेंस होता था। तो यहाँ पे अगर देखें तो V जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे करंट भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये वोल्टेज है, V वहाँ पे वोल्टेज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्टेज जो है ना डेल्टा V अगर बढ़ता जाता है तो वहाँ पे करंट भी बढ़ता जाता है, तो उसको हटा के हम R लाते हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे हो रहा है। तो आप फिर देखेंगे वहाँ पे कि R का वैल्यू जो होता था ना रो L बाई ए होता था। भाई यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है R का वैल्यू, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, वायर का लेंथ पे, वायर का एरिया पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डिपेंड इस पे करता था, अगर आपको याद हो तो। 9th क्लास की बात है, याद तो नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ ऐसा होता था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, फील आएगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से कि अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी नहीं है तो इसका यूनिट क्या होगा? सी का यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा चार्ज कूलम, कूलम पर वोल्ट हो जाता है, और इसी को फेराडे बोल देते हैं, फेराड, है ना। ऐसा यूनिट होता है बच्चों, कूलम पर वोल्ट में होता है। और सी का जनरली जो यूज करते हैं वो माइक्रो में होता है, माइक्रो फेराड में हम लोग यूज करते हैं। आप लोग अक्सर देखिएगा क्वेश्चन माइक्रो फेराड में ही आता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, हम लोग क्वेश्चन इसी के टर्म में देखते हैं, क्योंकि इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान के इसके आगे पीछे हम देखते रहते हैं। सी का अगर आप डायमेंशन लिखना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। डायमेंशन जो हो जाएगा आप कैसे कर पाएंगे? सी जो आया है ये क्या है? कूलम बोला है ना, कूलम है वो। तो यहाँ पे कूलम पर वोल्ट है, तो कूलम को क्या लिखते थे? Q इक्वल टू आई टी होता था, I इंटू टी। यहाँ पे ये पोटेंशियल होता था, तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से आप अगर के का भी वैल्यू लिखना चाहें तो इसे करके आप सारे चीज़ बता सकते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायमेंशन। क्या मैं कर दूँ? क्या मैं कर दूँ बच्चों? फिर Q इक्वल टू आई टी फिर से करेंगे, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू क्या होता है? फोर्स को आप लिखते हैं ना, F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप के का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा, है ना। आप कर सकते हैं इसको, ये चीज़ बताना अभी तो ठीक है आप कर सकते हैं, डायमेंशन इसका बता सकते हैं। कितना डायमेंशन आ रहा है आप ये भी हमें बताइएगा, ठीक है। हम ये चीज़ बताने वाले हैं कि अगर ये पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सी का वैल्यू चार्ज पे भी नहीं, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? तो भाई डिपेंड किस पे कर रहा है? तो ये चीज़ देखिए, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम एंड डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ प्लेट्स, भाई इस पे डिपेंड करता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है ना। मतलब कि जो कैपेसिटर हम लोग लिए हैं उसके बीच में हवा है, पानी है, क्या रख दिए हैं, कुछ सॉलिड रख दिए हैं, उस पर डिपेंड करता है। और
वो कितना बड़ा है, जो प्लेट हम लोग ले रहे हैं वो कितना बड़ा है, कितना उसका चौड़ाई है, कितना उसका एरिया है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाइए। ठीक है, ओके। अगर आप ये चीज़ समझ गए बच्चों, तो आप एक सवाल के थ्रू समझिए कि क्या दिक्कत हो रही थी, क्या मतलब क्यों इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो फील आपको आएगा। ठीक है, वो फील आपको आएगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए ना, बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस देख लीजिए, जो पीछे मैंने बताया था। तो इसमें सिंपली ये सब देखा जा सकता है। क्या क्या बताया रहा कि बैटरी में ये होता है, उसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, जो मैंने बताया, जो वेरी स्लो रेट से डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक्टिव डिवाइस होता है, ये पैसिव डिवाइस होता है। वर्क विथ डीसी, मतलब वही बैटरी से काम करता है। ये एसी और डीसी दोनों में, एसी जो हमारे घरों में आता है उससे पंखा चलता है ना, जो करंट हम लोग के घरों में आता है बाहर से उसके। और ये दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी है कि दोनों, अब बैटरी भी इलेक्ट्रिकल हो गया है भाई, चार्ज बार बार करते हैं, खत्म होता है, फिर लाइन से चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसमें। सीरीज रेजिस्टेंस, ये सब देख सकते हैं आप, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो बता दिया बेसिकली मैंने, तो वो आप वहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, तो बात वही है। ठीक है, आते हैं हम अपने पॉइंट पे, जो हम बता रहे थे आपको, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं आपको मैं एग्जाम्पल दे दिया कि कहीं पे कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 दे दिया है, 1 दे दिया है, 1 मतलब कि क्या, 1 क्या होगा, फैराड में होगा। 1 क्या होगा, फैराड में होगा भाई। ठीक है, तो 1 फैराड का मतलब क्या है, 1 कूलॉम पर पोटेंशियल पर वोल्ट जो हम बोलते हैं उसको। तो 1 कूलॉम चेंज, अगर 1 कूलॉम चार्ज, 1 कूलॉम चार्ज कोई भी जो हम कंडक्टर लिए हैं, इस पे हम 1 कूलॉम चार्ज यहाँ पे फेंक रहे हैं, इस कंडक्टर पे 1 कूलॉम चार्ज अगर फेंक रहे हैं, तो इसका 1 यूनिट पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना। ये चार्ज हम यहाँ से कहीं से तो दे रहे होंगे, तभी तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बच्चों, तभी तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब हम बाहर से कोई चार्ज उस पर डाल रहे हैं। तो भाई हम 1 कूलम चार्ज डाल रहे हैं, तो 1 वोल्ट का चेंज आ रहा है, समझिए, 1 वोल्ट का। अगला 1 कूलम फिर से डाल देंगे चार्ज, तो फिर से 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। अगला 1 कूलम फिर से डालेंगे तो फिर से 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज डालते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे पोटेंशियल इसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बोल दिया जाए आपको, अगर एक और एग्जांपल देखिए, कहीं पे कैपेसिटेंस दे दिया है 5 फैराड का है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 कूलम पर वोल्ट पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कि अगर 5 कूलम चार्ज अगर इसको दे रहे हैं, ये कोई कंडक्टर है, इस पर हम लोग 5 कूलम का चार्ज फेंक रहे हैं, बाहर से डाल रहे हैं, तो इसमें 1 वोल्ट का 1 यूनिट पोटेंशियल चेंज हो रहा है। समझिए, पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि भाई जब हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं, इस पे चार्ज डाल रहे हैं कंडक्टर पे, तो चार्ज तो सारे बाहर आ जाएंगे, और चार्ज आने के कारण इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल कम रेट से बढ़ रहा है, मतलब कि 1 यूनिट पोटेंशियल बढ़ रहा है। मतलब कि बात ये हुआ कि अगर यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज डाल रहे हैं, तब 1 यूनिट पोटेंशियल चेंज हो रहा है। फिर 5 कूलम का चार्ज डालेंगे, फिर से 5 कूलम का चार्ज डालेंगे, तो फिर से 1 वोल्ट का चेंज होगा। फिर से डालेंगे 5 कूलम, तो फिर से 1 वोल्ट का चेंज होगा। मतलब कि अगर 15 कूलम चार्ज डाल दिए, तो यहाँ पे 3 वोल्ट का चेंज होगा। 15 कूलम डाल दिए तो 3 वोल्ट का, क्योंकि 5 दिया 15, फिर से 5 फैराड आ जाएगा। इस तरीका से होता है। तो हमारे लिए हमारे लिए वेस्ट नहीं, बेस्ट कौन सा चीज़ है भाई, 1 कूलम चल रहा है तो 1 यूनिट पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। मतलब कि अगर चार्ज डालते जा रहे हैं, पोटेंशियल वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा डाल रहे हैं, पोटेंशियल कम कम बढ़ रहा है। इसमें मतलब हम बहुत ज़्यादा चार्ज डाल सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा चार्ज डाल सकते हैं, और पोटेंशियल कम चेंज होगा। तो ये अच्छी बात हुई ना। आखिरकार कैपेसिटर का जो डिफिनेशन है, जो बताता क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। तो हम जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतना अच्छा है, क्योंकि हम डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फेंक पाएंगे। अगर धीरे धीरे पानी बाल्टी में भरता जा रहा है, और हमारा वो बाल्टी बड़ा है हमारा बाल्टी वो बड़ा है, तो जितना ज़्यादा उसमें पानी भरेगा, हम उतना जोर से फेंक पाएंगे, उतना जोर से एक ही बार में हम पानी को फेंक पाएंगे। तो मतलब कि अगर ज़्यादा फैराड का है, मतलब ज़्यादा इस पर चार्ज आएगा, फिर भी छोटा चेंज होगा पोटेंशियल में, मतलब अच्छी बात है। आ रही है बच्चों, फील समझ में आ रही है आपको? आना चाहिए यार, आना चाहिए कि 1 वोल्ट चेंज हो रहा है, मतलब ज़्यादा चार्ज डाल रहे हैं तो 1 यूनिट पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और वो अच्छी बात होती है। क्यों अच्छी बात होती है? क्योंकि हम ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, और हमारा पोटेंशियल भी कम ही चेंज हो रहा है। कम पोटेंशियल में ज़्यादा चार्ज, है ना, तो अच्छी बात होती है।
क्योंकि हम ज़्यादा जल्दी सप्लाई कर पाते हैं ज़्यादा चार्जेस को। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो बच्चों, तो आप समझ जाइए कि आपको कैपेसिटेंस उसका समझ में आ गया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लेते हैं, आपको एग्जांपल में बताता हूँ। आपके पास दिया हुआ है एक इस टाइप का, मान लेते हैं इस टाइप का आपको दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ है? कंडक्टर दिया हुआ है एक इस टाइप का, ऊपर से कंडक्टर दे दिया है। ये कंडक्टर में बोला गया कि इस पे हम लोग एक प्लस क्यू का चार्ज डाल दिए। तो बताइए प्लस क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था, यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पे माइनस का क्यू आ जाएगा, फिर बाहर प्लस क्यू का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ओवरऑल ये शुरू में तो न्यूट्रल ही था, तो न्यूट्रल ही रहेगा। हमने ये बाहर से इस पे दिया है तो ये रहेगा। बताइए जल्दी से बच्चों, इसको दे दिया है आपको रेडियस आर, ये कैपिटल आर है, बड़ा वाला आर, ठीक है। तो बताइए 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 कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, बताया जा सकता है? उसके लिए पोटेंशियल बताना होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है किसी भी कंडक्टर का, तो आप उसके लिए डेल्टा भी फाइंड कीजिए। क्यों करें भाई? क्योंकि पोटेंशियल का आपको, क्योंकि मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया कि Q डिवाइडेड बाई डेल्टा भी ही होता है, और हम दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो C का वैल्यू हो जाता है Q अपॉन V, वो भी मॉड में। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में बच्चों? समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए डेल्टा भी पहले निकाल लेते हैं। ये ए था और ये बी था, तो मान लेते हैं कि भी ए माइनस भी बी, ठीक है। तो भी ए कितना होगा? भी ए देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? बड़ा वाला आर। भी कितना हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे ले रहा हूँ? के क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा वाला आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा वाला आर। भाई ये बिल्कुल आसानी से बताया मैंने, पिछले ही लेक्चर्स में बताया बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, और हम जब भी इसको ये ले रहे हैं मतलब इसके सरफेस पे, तो भी ये इसके पोटेंशियल इसके सरफेस पे क्या होगा? इसके सरफेस पे के क्यू बाई आर, इसके वजह से, और इसके वजह से इसके लिए ये अंदर का पॉइंट है, मतलब कि जो इसके सरफेस पे होता है वही अंदर होता है, तो के क्यू बाई आर आ गया। माइनस का क्यू क्योंकि इस पे अंदर चार्ज माइनस का है, अंदर चार्ज, तो बाहर वाले चार्ज क्यों नहीं ले रहे हैं गुरुजी? सर बाहर वाले चार्ज हम नहीं लेते हैं, हम अंदर का चार्ज लेते हैं। अब ऐसा क्यों? तो ये हम पीछे बता चुके हैं बच्चों, है ना। हम अंदर का चार्ज लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट करने में। फिर यहाँ पे भी वैसा ही बी पॉइंट पे कहीं पे पोटेंशियल लिखना है, तो इसके वजह से और इसके वजह से लिख लिया हमने। अब भी ए माइनस भी कर दीजिए बच्चों, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का, तो ये कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी ए माइनस भी बी बचेगा हमारे पास के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो डेल्टा भी आपके पास आ गया ना। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैंने मॉड ऑफ चार्ज क्यों लिखा था? हमेशा चार्ज अंदर वाली को लेते हैं, अंदर वाली, है ना, अंदर वाली, याद रखिएगा। तो ये अंदर का चार्ज एक प्लस का क्यू है, एक माइनस का क्यू। तो आप सोचेंगे प्लस का रखें माइनस का, नहीं बच्चों, आपको बिल्कुल मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब कि जो इस चार्ज का वैल्यू है वो रखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। तो चार्ज का वैल्यू क्यू है। डेल्टा भी जो आया था वो कितना है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, के क्यू कॉमन ले लेते हैं ना, 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, क्यू क्यू कट गया, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नोट। क्यों? क्योंकि के का वैल्यू होता है ना 1/4 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो भाई ये तो लिख दिया यहाँ पे, तो अब नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1/r माइनस 1 कैपिटल आर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारे सी का आंसर हो गया हमारे पास। काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो भी आया, ये जो भी फेराड में आया, ये जो भी फेराड में आया, क्या लगता है यहाँ पे क्यू और भी कुछ आया? हमने तो पढ़ा है ना, क्यू बाई डेल्टा भी था, तो क्यू बाई डेल्टा भी लिए हैं, तो कहीं भी ऐसा कुछ टर्म आया क्यू बाई डेल्टा भी का? नहीं आया, क्योंकि इस पर ये डिपेंड ही नहीं करता है। डिपेंड करता है, देख रहे हैं, सिर्फ ये इसका रेडियस, मतलब इसका डायमेंशन, कितना बड़ा हम रेडियस ले रहे हैं, और उसके एप्सिलॉन नोट, ये क्या होता है? एप्सिलॉन नोट किसको बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब स्पेस में क्या क्या रखा हुआ है ना, डाइलेक्ट्रिक वगैरह डाल देते हैं तो उसके वजह से सी का वैल्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर आ जाएगा, वो आगे बताऊंगा।
बट चेंज तो नेचर की वजह से और उसका डायमेंशन की वजह से ही होगा। ठीक है, तो अगर एक ऐसा एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है तो। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास फिर से एक कोई कंडक्टर है और इस पे चार्ज प्लस का क्यू है। ठीक है, इस पे चार्ज बच्चों प्लस का क्यू है और प्लस का क्यू है, तो क्या ये कैपेसिटर है? क्या ये कैपेसिटर है? कैपेसिटर के लिए कंडीशन क्या था कि दो पैरेलल पैरेलल नहीं, मतलब दो प्लेट्स होना चाहिए, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए और दोनों पास पास होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे तो एक ही सरफेस दिख रहा है, एक और सरफेस होगा तब ना भाई। तो बच्चे बोलेंगे तो कैपेसिटर नहीं है। तो बच्चों मैं बोलूँगा कि कैपेसिटर है, क्योंकि हम कुछ मान सकते हैं। यहाँ पे क्या मानते हैं? मान लेते हैं, हम तो मानते हैं फिजिक्स में इन्फिनिटी पे एक ऐसा सरफेस होगा, मान लेते हैं मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, तो फिर बोलेंगे भाई इनके बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं बच्चों, ये भी बहुत बड़ा है भाई, ये सरफेस भी बहुत बड़ा है मान लेते हैं, और इसका इन्फिनिटी तक भी कुछ है, मतलब दोनों बहुत बड़े बड़े हैं। उस केस में तो मानना पड़ेगा ना तो उस वैसा ही केस मान लेते हैं। इसका रेडियस जो आर है, तो क्या इन्फिनिटी पे ऐसे करके इन्फिनिटी पे मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे अगला सरफेस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसका सरफेस पे क्या होता है? यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। अरे भाई पीछे ही तो बताया है, कोई भी सेल टाइप का हो तो उस पे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। यहाँ से डिस्टेंस, तो लगता है कि एक चार्ज को हमने सेंटर पर रख दिया, तो वैसा ही फील होता है। और अगला पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा भाई? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है इसी का तो फायदा उठाएंगे, इसी का तो फायदा उठाएंगे। तो हमको हमेशा कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, तो हमेशा कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए क्या? डेल्टा भी चाहिए भाई। ये मिल गया तो आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया, हमको वही तो चाहिए, तो हम यहाँ पे डेल्टा भी फिर से लिख देंगे। तो डेल्टा भी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वी एस माइनस वी इन्फिनिटी, तो सरफेस पे के क्यू बाई आर है, के क्यू बाई आर है, और ये तो जीरो था, तो आप डेल्टा भी बता सकते हैं कितना आया। तो चार्ज सी इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है? चार्ज कितना है भाई? चार्ज कितना है? प्लस क्यू। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी पे कैसे होगा? इन्फिनिटी पे अंदर की तरफ माइनस क्यू होगा, और हमेशा लेते हैं ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो कोई एक ही लेते हैं। अरे भाई मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो क्यू ही तो ले लेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई क्यू क्यू बाई आर, क्यू क्यू कट जाई, आर अपॉन के, मतलब सी का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर से देखा जाए, फिर से देखा जाए, सी का वैल्यू क्या हो रहा है? कैपेसिटेंस का वैल्यू भाई, कैपेसिटेंस का वैल्यू फिर से क्या हुआ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कहीं पे पोटेंशियल और चार्ज का कुछ वैल्यू ही नहीं आ रहा है, मतलब कि डिपेंड ही नहीं करता है, डिपेंड ही नहीं करता है वो दोनों चीज़ों पे। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो फिर से अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि, फिर से बता देता हूँ, के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही के का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 9 × 10⁻⁹। स्टैंडर्ड यूनिट में पता नहीं इधर क्या लिखते हैं, लेकिन ये ऐसा ही होता है। आ रहा है समझ में? तो मैं लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, ये आपको पता हो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं मैंने कुछ बताया ही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अगर रेडियस हमारे पास 1 मीटर का है, मतलब अगर ये गोला 1 मीटर का है, ऐसा करके, ऐसा 1 मीटर का, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो फार्मूला में लगा दीजिए बच्चों, अब लगाइए लगाइए। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मतलब कि ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁹, क्योंकि 1 में है, इंटू रेडियस का वैल्यू 1 मीटर है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 1.1 हो जाएगा इंटू 10⁻, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻−10, इतना फैराड आ गया, फैराड आ गया भाई। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिख रहा है कितना छोटा आया है, 10⁻−10 के टर्म में आया है, मतलब कि बहुत छोटा है भाई ये, है ना बच्चों? ये बहुत छोटा आ गया। ठीक है, ये बहुत छोटा आ गया, मतलब 1 मीटर का हमने रेडियस का गोला लिया, तो उसके वजह से भी कैपेसिटेंस कितना कम आया है ना? कितना कम आया है। हम माइक्रोफेराड के टर्म में लिखते हैं। सी का वैल्यू क्या आया था? सी का वैल्यू आया था आपके पास 1.1 इंटू 10⁻−10, तो क्या कर देते हैं? -6 इंटू 10⁻−4 कर देते हैं। फेराड में यही तो आया था। तो भाई हम लोग क्या लिखते हैं? कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड, मिलीफेराड्स, इस टाइप के टर्म में लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1.1
इंटू 10⁻⁻4 माइक्रो फैराड में आया है भाई। देख रहा है बच्चों, कितना छोटा टर्म आया है, कितना छोटा टर्म आया है। 1/10,000 समझिए, इस टाइप का है ना, 10⁻⁻4। भाई कैपेसिटेंस अगर 3-4 वोल्ट का होता है, 2.5 वोल्ट का होता है, 2.5 फैराड का होता है, सॉरी 2.5 फैराड का, माइक्रो फैराड का होता है कैपेसिटेंस, 2.5 माइक्रो फैराड 3 माइक्रो फैराड का होता है, तो ये पंखा चल जाती है। इसमें उतना ही कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाया होता है, कंडेंसर लगाया होता है, तो ये चल जाता है। अब हम इतना छोटा लगाएंगे, ये कोई काम करेगा इसमें जाकर? करेगा नहीं, नहीं करेगा बच्चों, कुछ काम ही नहीं करेगा। कैसे? देखिए मैंने बताया था यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.50 माइक्रो फैराड। ये जो पंखे में लगने वाले होते हैं ना कैपेसिटर, देख रहे हैं कितना कम है, 2.5 माइक्रो फैराड का। अगर हम इससे भी कम ले जाएंगे तो ये पंखा भी नहीं घुमाएगा भाई, पंखा भी नहीं घुमाएगा। तो हम फिर किस काम का लाएं, किस काम का लाएं? पंखे भी नहीं घुमा रहा है, फिर तो बर्बाद हो गया ना हमारा पैसा वैसा सब। तो अगर किसी ने ऐसा कैपेसिटर बना दिया जिसका इतना कम आ रहा है, मतलब 1 मीटर का रेडियस का बना दिया, फिर भी बच्चों कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका बहुत कम है, बहुत कम फैराड का कैपेसिटेंस आएगा, उससे एक पंखा भी नहीं घूमेगा। ओके, तो क्या मैं 1 फैराड का बनाना चाहूँ कैपेसिटर, तब चार्ज कितना, तब हमको कितना रेडियस चाहिए होगा, रेडियस है ना। अरे भाई 1 फैराड का अगर कैपेसिटर बनाना है तो कितना रेडियस चाहिए होगा? छोड़िए ना, 1 माइक्रो फैराड का ही चाहिए। पीछे क्या देखे थे, 2.5 माइक्रो फैराड ले लेते हैं, है ना, 2.5 माइक्रो फैराड ले लेते हैं। क्योंकि पीछे देखा ना, पंखा का कैपेसिटर अभी बताया पीछे जाकर, इतना फैराड का कैपेसिटर रहता है तो पंखा चल जाता है। ठीक है, तो हमको एफ इक्वल टू पता है ना, सी इक्वल टू क्या था, 4πε0 इंटू आर, मतलब 2.5 माइक्रो फैराड का 10⁻⁻6 इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू रेडियस। तो देखिए बच्चों, रेडियस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब रेडियस का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, लगभग लगभग कितना आ रहा है, 22.5 मीटर को किलोमीटर में, 22.5 किलोमीटर। भाई मतलब का ये रेडियस जो हम गोला ये बना रहे हैं ना, गोल ये हम कैपेसिटर इस टाइप का बना रहे हैं, अगर आप इतना रेडियस का समझ रहे हैं, कितना बड़ा रेडियस है, 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर का रेडियस है, यहाँ से आपका जितना दूर समझ ले, 22 किलोमीटर कितना दूर होता है, तो उतना बड़ा रेडियस का अगर आप ऐसे गोला बनाएंगे, कैपेसिटर बनाएंगे, तब जाकर वो पंखे को चला पाएगा। पंखों को चलाने के लिए कितना, इतना चाहिए, इतना चाहिए था, तो इतना माइक्रोफैराड चाहिए, तो इतना किलोमीटर का बनाइए भाई। पंखा इतना छोटा, हम इतना बड़ा रेडियस का बना रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली काम है। इतना किलोमीटर में बनाना पड़ेगा तब जाकर वो काम करेगा। तो इसीलिए बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें लगाया हुआ है, पंखे में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाया हुआ है। क्योंकि अगर आप गोला लगा दिए, अगर आप ये लगा दिए इतना सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर, ये जो है ना स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, मैंने बताया था ना कि आपने कैपेसिटर तो कैसे बना सकते हैं, देखिए कैपेसिटर तो कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए। तो इन सब में यही तो दिक्कत है कि इतना बड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है। इसमें भी देखिएगा वही दिक्कत आएगा, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें आसानी हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी ठिकानी चीज़ नहीं आता है, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे आगे। इसका यूज, इस सब का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता था, मैंने बता दिया आपको, क्यों दिक्कत हो रहा था। आ रहा समझ में क्यों दिक्कत हो रहा था? तो बेसिकली यही बताना कि कैपेसिटेंस जो है, देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ओके, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है क्या बताना है, चलिए आगे बताएंगे। अब आपको एनर्जी वगैरह आगे बताएंगे कि पैरेलल प्लेट यूज करना ही सही होता है। अब आपको समझ में आ गया, आगे बताएंगे पैरेलल प्लेट के बारे में ही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।